इससे लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी और इसकी कुछ टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सब कुछ करने से पहले हम थोड़ा सा अगेन कंटिन्यूटी को रिवाइज कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट के इक्वल होती है। अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर ये लिमिट्स इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर डिसकंटिन्यूअस की भी आगे बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाती हैं। उन टाइप्स में ये होता है कि कभी कभी ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जबकि ये दो वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और कभी कभी ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बट हमारा इन दोनों का आंसर इसके इक्वल नहीं होता। तब भी हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ना करे या इक्वल भी ना हो तो हम हर हालत में यही कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की स्टेटमेंट राइट डाउन की हुई है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि उसकी डोमेन में अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पर चेक करें कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो वो हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, मैंने आपको कंटिन्यूटी एक सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करना बताई थी। तो तब तब मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट का मतलब ये है कि हम अपनी डोमेन के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जो सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन है वो हम हमेशा किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हम एक इंटरवल के ऊपर चेक करते हैं। ये डिफरेंस है कंटिन्यूअस में और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में। अभी हम मजीद आगे जाएंगे तो आपको कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के दरमियान में डिफरेंस और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ए पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर हम एक सीक्वेंस ले लें ए एन जो कि एफ ऑफ एक्स में से हमने उठाई थी, और अगर वो सीक्वेंस एक खास नंबर ए को अप्रोच कर रही है, तो अगर उस सीक्वेंस का हम फंक्शन ले लें तो वो फंक्शन भी उसी खास पॉइंट के फंक्शन को अप्रोच करेगा। सिंपल वर्डिंग में आप देखें दोनों साइड पर हमने एफ एफ लिख दिया है, बाकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ए एन ए को कन्वर्ज करे बट एफ ऑफ ए एन जो है वो एफ ऑफ ए को कन्वर्ज ना करे, तब आप कहोगे कि वो जो आपने सीक्वेंस ली है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस नहीं है। और ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस भी बहुत ज्यादा है। ये आप टोपोलॉजी में आप इसको स्टडी करोगे, फिर आगे फंक्शनल में भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा। वैसे अगर आपको कुछ याद हो तो टोपोलॉजी में भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो थोड़ा बहुत इससे ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है कि हम बस एक टोपोलॉजिकल स्पेस से लेते हैं, अदरवाइज थ्योरम की स्टेटमेंट तकरीबन सेम ही आ जाती है कि क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप फंक्शन एफ फंक्शन आर टू आर इज कंटिन्यूअस ऑन आर। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है, आप कहते हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको कंटिन्यूअस की डेफिनेशन अप्लाई करने के अलावा आप एक और काम भी कर सकते हो उस थ्योरम के ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर। आप कर ये सकते हो कि आप उस फंक्शन का एक कोई से भी ओपन सेट ले लो, और वो जो आपने ओपन सेट लिया है उस ओपन सेट का इनवर्स फंक्शन लो, और अगर वो इनवर्स फंक्शन ओपन हो जाए आर के अंदर, तब आप कहोगे कि आपके पास जो फंक्शन आपने लिया था वो फंक्शन आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यानी करना आपने क्या है, आपने करना ये है कि आपने अपने फंक्शन में से कोई एक ओपन सेट उठाना है, उस ओपन सेट का इनवर्स फंक्शन अगर फाइंड करो और वो इनवर्स फंक्शन ओपन आ जाए आर के अंदर, तब आप कहते हो कि आपका जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इन आर का मतलब ये है कि जो भी आपके पास रिजल्टेंट आते जाएंगे इनवर्स इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ जी के, उससे जाहिर बात है आपके पास एक कलेक्शन ऑफ सेट बन जाएगा। अब वो जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो वो सारे के सारे आर में बिलोंग करने चाहिए। तो तब आप कहते हो कि जो आपके पास फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है।
सिमिलरली आप इस स्टेटमेंट को, जैसे भी यहाँ पर मैंने ओपन सेट के लिए ट्रू किया था, आप इसको क्लोज सेट के लिए भी बना सकते हो। कि अगर आपने एक फंक्शन एफ आर टू आर ले लिया, और इस तरीके से अगर आप एक क्लोज सेट ले लो, जिसको मैंने एफ का नेम दिया, अगर आप एक एफ क्लोज सेट ले लो, और अगर उस क्लोज सेट का इनवर्स लो, वो आर के अंदर क्लोज आ जाए। ये चीज याद रखिएगा, क्लोज सेट लिया था तो वो फंक्शन के अंदर हमेशा क्लोज होगा। सिमिलरली अगर ओपन है तो इधर भी ओपन आएगा, तो दोनों तरफ सेम ही बात का होना जरूरी है। ये वैसे अगर देखा जाए एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वहां पर भी आती है हमेशा, लॉन्ग क्वेश्चन इजीली आ जाता है वहां पे 10 मार्क्स का। तो जाहिर बात है एमसीक्यूज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के टाइप्स को स्टडी करने लगे हैं कि क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूस का आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, सो इट मीन्स वो हमारे पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब डिसकंटिन्यूअस भी तरह तरह के होते हैं। अब आप वो स्टडी करेंगे कि वो किस किस तरह के होते हैं। यहाँ पे साइड पे देखें, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। सपोज किया कि मेरे पास एक कर्व है, यानी फंक्शन का ग्राफ है। तो मैंने जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर एक होल डाल दिया। तो इसलिए होल डाला ताकि मैं आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझा सकूं कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हो और आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, और आप उस ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान ये देखो कि आपके पास इस पूरे ग्राफ, ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा कर्व है, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट वाहिद ऐसा आ रहा है जिस पर ये कंटिन्यूस नहीं है। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वो ए पॉइंट है, जिस पर मैंने होल का निशान बनाया, यानी गैप दिया जहां पे। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, लेकिन सिर्फ एक खास पॉइंट पर कंटिन्यूस ना हो, तो इस तरीके की जो स्पेशल टाइप ऑफ कंटिन्यूटी होती है, उसको आप कहते हो कि वो एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये चीज याद रखिएगा, ये कंटिन्यूस, ये पूरा जो ग्राफ आप ले रहे हो, ये फुल ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। और इस डिसकंटिन्यूटी का स्पेशल नेम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल का नाम उसने इसलिए रखा, उसने कहा खुद देखो हर जगह पे कंटिन्यूस है, सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है कंटिन्यूअस। तो अगर मैं इस पॉइंट को निकाल दूं पूरे ग्राफ में से, तो मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव कर दूं, तब मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस बन सकता है। सो दैट इज वाई उसने इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखा है, कि उस एक पॉइंट को रिमूव करने से ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना होता है, इस कंटिन्यूटी, इसमें आप ये देखते हो कि आप जो लिमिट फाइंड करते हो, वो लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आती। तो यानी आप जब आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, आप कह रहे थे कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर आनी चाहिए। बट यहाँ पे जो लिमिट है वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आती है। तो इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज किया कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, साइन एक्स ओवर एक्स गिवन है, या आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आपने इसकी कंटिन्यूटी फाइंड की है। तो कंटिन्यूटी फाइंड करने का मतलब ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट जारी बढ़ता है, हमने जीरो के ऊपर चेक करनी है। तो आपने क्या लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स का मतलब है साइन एक्स ऑफ एक्स। अभी हम आगे जाएंगे, अभी हम ना कंटिन्यूटी को डेल हॉस्पिटल रूल के जरिए निकालना सीखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी क्वेश्चन जो हमें गिवन है, अगर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, तो हम उस पर डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि डेल हॉस्पिटल रूल में हम ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। लेने के बाद उसमें लिमिट को पुट करते हैं। तो सिमिलरली आपने इसकी साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, देखिए वन आ गया। फिर आपने इसमें लिमिट पुट की, तो खुद देखें एक्स की जगह पे अगर जीरो आ जाएगा तो कॉस जीरो हमारे पास वन होता है। एंड वन डिवाइड वन इज इक्वल टू वन। तो आपने देखा कि वन जो है वो एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जाहिर बात है जीरो है। तो जो हमारे पास ये जो लिमिट है, इसका आंसर इसके एफ ऑफ जीरो के बराबर नहीं आया, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो है। तो ये हमारे पास कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब क्वेश्चन ये राइज है कि ये जो हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसके अंदर से हम कौन सा पॉइंट रिमूव कर दें कि ये कंटिन्यूटी बन जाए। मतलब कौन सा पॉइंट रिमूव करूं कि इसका नाम जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी से हटकर कंटिन्यूटी हो जाए। तो अगर आप इसमें से अगर पॉइंट जीरो रिमूव कर दो तो देखो यहाँ पे अगर मैं वन लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जब चेक करूंगी तो खुद देखें ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जीरो को रिमूव करने से मेरा ये जो ग्राफ है वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप है डिसकंटिन्यूटी की, और इसका नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड इसकी टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको कहा जाता है जंप डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जंप डिसकंटिन्यूटी में आपके पास सिंपल सी बात है कि आप लेफ्ट लिमिट लेते हो, राइट लिमिट लेते हो, और दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता। अगर दोनों का आंसर बराबर नहीं आता तो आप खुद कह दोगे सिंपल वर्डिंग में कि वो आपके पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। सिमिलरली सेकंड काइंड में क्या होता है, सेकंड काइंड में आपके पास जो ये आप लेफ्ट लिमिट लेते हो और राइट लिमिट्स लेते हो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट ना करने का मतलब है इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। फॉर एग्जाम्पल वन ओवर एक्स माइनस ए है, कुछ सोचो इसकी जगह पे ए नहीं पुट कर सकते, क्यों? पुट करोगे तो आपके पास अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जाओ, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आंसर अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सिमिलरली वन ओवर एक्स ले लिया, वन ओवर एक्स में भी मैं एक्स की जगह पर जीरो पुट नहीं कर सकती, और जीरो पर ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगा। और मिक्स डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी में एक लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, दोनों में से एक अगर एग्जिस्ट ना करे, जारी बात है अगर एक एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दूसरे का हम अचार डालेंगे, दूसरी भी हमारे काम नहीं आएगी इसका मतलब। तो अगर एक भी अनडिफाइंड हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक मिक्स मिक्स डिसकंटिन्यूटी है। ये चार टाइप्स है डिसकंटिन्यूटी की। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है हमारे पास कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइंड ऑन आई हैज ओनली जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, यानी अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन आपके पास आ रहा है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, और जो सेट होता है इस डिसकंटिन्यूटी का वो हमेशा काउंटेबल होता है। ये सिंपल सी बात है कि हम उसके एलिमेंट्स को जो है वो काउंट कर सकते हैं। दूसरा एक नोट लिखा है कि रिमूवेबल एंड द जंप डिसकंटिन्यूटी टुगेदर इज डिफाइंड एज अ सिंपल डिसकंटिन्यूटी, यानी अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी एट अ टाइम किसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंपल डिसकंटिन्यूटी है। इसका नेम है कि उसको हम सिंपल डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं। है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, बट वैसे उसने एक स्पेशल नेम दे दिए। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्या होता है। तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। फिर आपने उसके बाद डिसकंटिन्यूस पढ़ा, फिर डिसकंटिन्यूस की कुछ टाइप्स पढ़ी, 4 से 5 टाइप्स पढ़ी। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस पे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो भी उसकी स्टेटमेंट हम करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सॉरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन सेम वैसी है कि फंक्शन में से माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन, बिल्कुल वही कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आपको याद हो जब हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम उसमें क्या करते होते थे, कंटिन्यूस फंक्शन में हम एक खास पॉइंट लेते थे, एक्स लेते थे, और कहते थे कि एक्स को हमने जो है मतलब जिस पॉइंट पर चेक कर रहे होते थे उस पॉइंट को फिक्स किया होता था हमने। आई थिंक पिछली डेफिनेशन में हमने सी लिया हुआ था, एक फिक्स पॉइंट सी लिया था जो कि ए में बिलोंग कर रहा था। तो उस टाइम हमने सी लिया था, यानी उसमें ए सी की वैल्यू फिक्स थी। मतलब ये कि हम उसको पॉइंट पे चेक कर रहे थे, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को पूरे जो है वो इंटरवल आई के ऊपर हमें चेक करना होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास सिंपल यूनिफॉर्म सॉरी सिंपल जो कंटिन्यूटी है उसमें जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही होती है, और जो वेरिएबल एक्स है उस पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है उसमें डेल्टा हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये भी इन दोनों में जो है वो माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास डेल्टा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, जबकि कॉन्टिन्यूटी में वो डेल्टा पे भी कर रहा था, सॉरी एप्सिलॉन पे भी कर रहा था और एक्स पे भी डिपेंड कर रहा था। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट अभी हम एग्जांपल करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को चेक कैसे करना होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि चेक करने के लिए कंटिन्यूटी के लिए तो आपको सिंपल लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को ओरिजिनल फंक्शन के बराबर लाना है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आपने एक तो कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है, और दूसरा ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपने इंटरवल लिया है वो बाउंडेड है कि नहीं है।
बाउंडेड का मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड उसका एग्जिस्ट करना चाहिए बस। अब आपने हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस जब भी चेक करना है, इस क्वेश्चन में सिंपल मैंने स्टेटमेंट लगाई है, बट आपने शॉर्ट ट्रिक अगर लगानी है क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम यूनिफॉर्म डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। आज अभी भी हमने एमसीक्यूज करने हैं, वहां पर भी आप देख लेंगे कि कैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करते हुए हम बस इतना चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और दूसरा वो बाउंडेड होना चाहिए। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस भी लास्ट में होता है और बाउंडेड भी होता है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के तौर पे डायरेक्ट जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिंपल मैंने वैसे स्टेटमेंट अप्लाई करना आपको बताया कि अगर फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और इंटरवल एक्स 0 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट भाग डायरेक्ट लिखी आपने कि f(x1 - f(x2) फंक्शन लिखा, मैंने इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, और मुझे पता है कि ये चीज का जो मॉड हो इससे लेस ही होगा हमेशा, और ये चीज इससे लेस होती है और ये चीज भी इससे लेस होती है। सिंपल से मैंने बात की कि फंक्शन आपस में लेस होते हैं, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है, और लेस देन एप्सिलॉन है तो सिंपल हमारे पास यूनिफॉर्म की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, तो फंक्शन जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर पे भी आपने देखा कि एक्स स्क्वायर क्लोज इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर सिंपल कंटिन्यूअस होता है, ये हमें सिंपल पता है बात का, क्योंकि अगर क्या था, अगर आप इसकी लिमिट ले लोगे दोनों साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो हमारे पास लिमिट इक्वल हो जाएंगी, तो फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और क्लोज इंटरवल में आप देखते हो कि वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब है कि उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सिंपल इंटरवल ही क्लोज है तो हमें पता है कि वो बाउंडेड भी होगा, तो आप जबानी भी देख के बता सकते हो कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, चेक ना करें तब भी। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, एक्स के बाहर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसने क्या कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और किस पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, कि वो हमेशा इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए हर इंटीजर के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और इंटीजर के अलावा जो मर्जी वैल्यू ले लें उस पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए एक फंक्शन लिया हुआ है 2x, उसके बाद मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है इस इंटरवल के दरमियान में कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, तो हम ऐसे डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब आपने 0 से 3 के दरमियान चेक करना है। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने 2x लिख के इज इक्वल टू सारे इंटीजर्स लिख देने हैं। ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे इंटरवल पॉजिटिव वाला दिया था, पॉजिटिव नंबर्स का, सो दैट इज वे मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए। मैंने नंबर्स लिख दिए, मैंने 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यूज आ गई। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे अगर ये नंबर दूं तो मेरे पास इंटीजर नंबर आता जाएगा, और मुझे पता है कि इंटीजर नंबर पे तो डिफाइन नहीं होता, और यहाँ पे उसने 0 से 3 कहा था, तो 0 से 3 के दरमियान यानी ये वाले वो सारे नंबर्स हैं जिसको अगर मैं अपने सवाल में पुट करूँ मेरे पास इंटीजर आंसर आएगा, और ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जिसपे इंटीजर आंसर आएगा, और मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे आप जो है वो निकालते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूस की वैल्यूज। सिमिलरली 3x है, इंटरवल आपको गिवन है, सेम उसी मेथड से आप 1 2 के दरमियान वाले जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इसको कह दोगे कि वो आपके पास जो है क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है। सिमिलरली 2x+1 ÷ 5 है, आप इसके लिए क्या करोगे, 2x+1 5 को दूसरी तरफ जाके हमने मल्टीप्लाई किया, फिर -1 कर दिया, फिर इंटरवल में क्या था 0 से 10 के लिए, तो मैंने देखा कि 0 वाला तो नंबर यहाँ नहीं है, तो उसका मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, जाहिर बात है क्योंकि 0 तो यहाँ नहीं है, तो मैंने 0 से 10 जितना बन रहा था, क्योंकि ये 12 बड़ा हो रहा था तो जाहिर बात है मुझे 12 से पीछे लेना होगा, तो उसके दरमियान में जो 4 नंबर आ रहे थे मैंने कह दिया कि वो मेरे पास उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सिमिलरली बाकियों के लिए भी हम इजीली इसी तरीके से चेक कर लेंगे। नेचुरल लॉग के लिए भी इजी है, नेचुरल लॉग को मैंने जो है टोटल इंटीजर्स के बराबर लिया, क्यों, क्योंकि उसने मुझे इंटरवल नहीं दिया हुआ था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने लॉग खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लिया, फिर जब मैंने एंटी लॉग लिया तो मेरे पास ये सेट्स आ गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये इन पॉइंट्स पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली कंटिन्यूटी चेक करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ऊपर वाले क्वेश्चन फंक्शन का नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, वो अप्लाई करने के बाद आपने उसकी लिमिट ले ली, जब मैंने लिमिट ली तो मेरे पास 3/2 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। सिमिलरली एक पीस वाइज फंक्शन था, उसने कहा था कि पीस वाइज फंक्शन में के की वैल्यू फाइंड करो,
तो हमने क्या किया, जो ओरिजिनल फंक्शन था उस पर हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। अप्लाई करके लिमिट जब पुट की, तो लिमिट पुट करने के बाद मैंने क्या किया, मेरा आंसर जो है वो 1/2 आ गया। उसका मतलब 1/2 किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इसकी जो लिमिट का आंसर होता है वो इसके बराबर होता है, वो एफ ऑफ ए के बराबर था ना, पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्टिन्यूअस की। तो सिमिलरली मुझे पता चल जाएगा कि ये के की वैल्यू है, और क्योंकि एफ ऑफ ए मेरे पास के बराबर होता है, जहाँ मुझे गिवन दिया क्वेश्चन में, तो मुझे इजीली उस मेथड से पता चल गया। सिमिलरली ये जो एक्स, आपको पता था कि जो सिंपल साइन 1/x है, ये हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली कोस 1/x डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तब ये डिसकंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअस होगा और पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूअस होगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती है उस टाइम पे, और फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिखा हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो हमारे पास एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है, जबकि सिंपल कंटिन्यूटी हमारे पास एक लोकल प्रॉपर्टी है। लोकल का मतलब है कि जो किसी खास पॉइंट पे डिफाइंड हो, ग्लोबल का मतलब है कि वो पूरी वो यानी जैसे दुनिया होती है पूरे इंटरवल पे डिफाइंड होती है। तो इसलिए जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो ग्लोबल प्रॉपर्टी है। बाकी सिंपल साइन एक्स कॉस एक्स ले लो, एक्स ले लो, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, और हर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, मगर उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ट्रू के लिए 1/x लिख दिया और इंटरवल ये ले लिया, ये आपके पास जो है वो कंटिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि कंटिन्यूअस में ये देखते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो और उसके अलावा वो बाउंडेड भी हो, बट ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है फंक्शन। सो दैट इज वाई ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, सिंपल कंटिन्यूअस है। फिर एक और स्टेटमेंट है कि अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करें तो वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होता है। अगर हम अपने यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। अगर हम दो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो लाजमी नहीं है वो कंटीन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें तब भी लाजमी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो। तो देखिए 1/x फॉर एग्जाम्पल हमने पहले जो है कि कर लिया कि वो कैसे हमारे पास नहीं होता। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल दिया 1/x की कि ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। 1/x के ले लो, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ये मैं पहले सारे एग्जांपल्स बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ये अगेन मैंने दोबारा लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए कुछ जो है वो एमसीक्यू स्टडी कर लेते हैं। ये वाले एमसीक्यूज वैसे मैंने आपको क्विज में दिए हुए थे, तो आई होप सो आपको कुछ आते ही होंगे। क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। आपको पता है इस चीज का कि इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट होता है, आप चाहे जो मर्जी इंटरवल ले लें, इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट होता है। सो दैट इज वाई ये हमारे पास इसमें से जो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। फाइव तो फाइनाइट सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो सो बी बच गया। Which of the following statement is true? N is an infinite set, Q is infinite set, ये इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, ये ऑल, जाहिर बात है ऑल ठीक है क्योंकि सारे के सारे इनफाइनाइट हैं। Which of the following statement is not true? Every interval is an infinite set, जो सही नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट बतानी है। हमें पता है हर इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है, ये बात तो ठीक है भाई। फिर एवरी इंटरवल इज फाइनाइट सेट, पहले उसने कहा था कि वो इनफाइनाइट होता है फिर क्या फाइनाइट है, लेकिन लाजमी नहीं है हर इंटरवल फाइनाइट हो। सो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं है। दूसरा है कि द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, ये ठीक है। फाइव इज अ फाइनाइट सेट, ये भी ठीक है। एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल, यानी हर इनफाइनाइट सेट हमेशा इंटरवल होगा, नहीं तो हो सकता है वो इंटरवल ना हो, वो सिंपल को ही हमारे पास सेट दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। सो ये हमारे पास नहीं है सही। नेक्स्ट है कि विच वन इज अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड हमें बताना है। आपको पता है कि जब सेट में लिखा जाता है तो अपर बॉन्ड हमेशा लास्ट वाला ही एलिमेंट होता है क्योंकि वो बड़ा है सबसे, सो ये अपर बॉन्ड हो गया। लेकिन जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल में आप देखोगे कि जब आप इसका अपर बॉन्ड फाइंड करोगे तो अपर बॉन्ड जो है वो सेट होता है, यानी कि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इस वजह से 8 7 10 ये सारे उसी के अंदर ही आ जाएंगे क्योंकि वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा रही है ना, तो ये सारे की सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगी। सिमिलरली उसने कहा कि बच्चा द फॉलोइंग इज बाउंडेड अबव सेट, उसने कहा इसमें से कौन सा सेट जो है वो बाउंडेड अबव आ जाएगा, तो सारे के सारे सेट इसमें बाउंडेड अबव है। ऑल ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।
वैसे मैंने आपको ये लास्ट वीडियोस में अच्छे से बताया है कि कैसे अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड फाइंड करते हैं, वहां पे मैंने काफी एग्जांपल्स दे के समझाया था। तो जहां तक मेरा ख्याल है ये मुश्किल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट ये यहाँ से मैंने नहीं कराया हुआ, 12 है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर में n है। ये वैसे सेकंड ईयर की बुक टाइप का एमसीक्यूज है, सो ये आपको आई थिंक इजीली समझ आ रहा होगा। उसमें थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि 1 + x/n होल की पावर n इज इक्वल ई की पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में हमारे पास x आएगा। यानी इधर जो नंबर है वही नंबर सेम यहाँ पे आ जाता है। अगर इधर 1 है या -1 जो भी आएगा वो यहाँ पावर में आता जाएगा। सो अगर इधर -1 था तो यहाँ देखिए -1 आ गया। सिंपल सी बच्चों वाली बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज है, ये वैसे ना एमसीक्यूज काफी बार आ भी चुके हैं पास पेपर्स में। ये चीज, ये ट्रिक याद रखनी है आपने। इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया है तो आपने हमेशा इसकी पावर देखनी है। अगर ये पावर जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा 0 पे। लेकिन अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 है तब फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तब वो डिफरेंशिएबल लाजमी होगा। ये दो बातें बस आप याद रख लें। ये एमसीक्यूज बहुत बार आ चुके हैं, तो आप इजीली अल्फा की वैल्यू जो मर्जी की बनो आप आराम से जो है वो बता सकते हो। तो इधर देखें 2 था, 2 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बाकी ये बच्चों वाला एमसीक्यूज है कि अगर हम लिमिट पुट करते हैं लेफ्ट साइड से पुट करेंगे तो आपको पता है हमारे पास -1 आएगा, राइट साइड से पुट करेंगे 1 आ जाएगा, जबकि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, ये डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, लिमिट लो। ये बिल्कुल बच्चों वाला एमसीक्यू है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में ये हमें एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि 3 - x/(x - 3) का मॉड है। आपने जो है x को लेफ्ट साइड से मूव करवाना है। अगर आप लेफ्ट साइड से मूव करवाओगे तो आप देखोगे 7 - 3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपको पता है 4 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। और 4 में देखिए यहाँ 3 होता है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूँ, इधर से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूँ, आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको जो है नेगेटिव वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि मैं मॉड खत्म करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू लूंगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं मॉड में प्लस वाला मॉड लूंगी। तो प्लस वाला मैंने साइन लिख दिया, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं आ रहा था। तो मैंने पॉजिटिव वाला लिखा। वो लिखने के बाद मैंने यहाँ से इन दोनों को काटने के लिए एक माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे देखें एक्स की जगह पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ इस साइड पे, अगर आप देखें तो ये 0 आ जाएगा। फिर मैं देखूंगी कि 0 जो है ये मैंने 0 लिखा हुआ है। अब 0 में तो मुझे पता है कि यहाँ से पुट करूंगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इधर से पुट करूंगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो इट मीन्स ये है कि वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हो सकती है। तब ऐसी सूरत में आप लोग क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने जो है इस चीज को सोच लेना है कि आपने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिखना है। ठीक है। जब आप नेगेटिव का इस पे साइन लिखोगे तो आपके पास वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर सिंपल ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो मुश्किल नहीं है। फिर आप इसका डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे इस पे, ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट में ये भी इजी है। एक्स को 0 पुट करोगे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान में डिफॉल्ट करती है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये है कि हमने ये बताना है कि फॉलोइंग जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस 0 1 पे कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। पहला है ई की पावर एक्स। आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो है वो 0 1 इंटरवल पे हमेशा डिफाइंड होता है। ये एक्स है, एक्स भी हमेशा डिफाइंड होता है। 10 πx/2 होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 10 0 पे 0 देता है। लेकिन अगर हम इसको खोल के सॉल्व करेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स तो cos 0 आ जाएगा नीचे। और जब हम डायन हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इस पे लिमिट पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड और राइट और लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। साइन जबकि होता है हमारे पास 1/x भी नहीं होता, आपको पता है साइन एक्स भी नहीं होता 0 1 के ऊपर। और ये हमारे पास होता है, इस एग्जाम्पल से सॉल्व किया, इसको भी हमने सॉल्व किया, ये भी होता है हमारे पास। ये भी हमारे पास नहीं होता 1/x से पहले मैंने बताया, साइन x/x की पीछे एग्जाम्पल दिया, ये होता है। ये भी हमारे पास सॉल्व नहीं होता, ये अनडिफाइंड आ जाता है। सिमिलरली ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी अनडिफाइंड आ जाएगा।